हाय भाई। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रहा है ना? चलिए तब हम लोग देखते हैं कल जो हम लोग पढ़े थे, याद हो गया है? कुछ है? कौन व्यवहारिक पक्ष है? व्य- अर्थव्यवस्था, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष? अर्थशास्त्र के पिता का नाम? एडम स्मिथ। उन्होंने क्या पुस्तक भी लिखी थी? कौन सी? कब? बहुत बढ़िया है। और जॉन मार्शल ने क्या कहा था? लोक कल्याण, बहुत बढ़िया है। रॉबिन्स ने? धन का विज्ञान किसने कहा था? एडम स्मिथ। अब पूंजी सृजन पर किसने जोर दिया था? बहुत बढ़िया, याद है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और कृषि क्षेत्र किस में आएगा? प्राथमिक में। जलापूर्ति? द्वितीय में। विनिर्माण क्षेत्र? द्वितीय में। निर्माण क्षेत्र? चतुर्थ और पंचम क्षेत्र किस क्षेत्र का भाग है? तीसरा, बहुत बढ़िया। याद ही हो गया है। और कुछ? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण। हाँ, मशीन के द्वारा जिस वस्तुओं का मैंने निर्माण किया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक, बहुत बढ़िया। निर्माण का संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया, आधारभूत संरचना से। और आधारभूत संरचना को हम लोग जब देखेंगे कि अगर किसी देश की जो आधारभूत संरचना है, अगर वो मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है तो किसी देश को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है, अगर मजबूत है तो उसे क्या फ़ायदे हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर आधारभूत संरचना है तो उसको हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे किससे? COR से, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR। इसके बाद देखेंगे कि APMC, जो कृषि मंडी होती है, तो इसकी भूमिका आधारभूत संरचना के लिए, जैसे ई नाम पोर्टल हम लोग उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें इसमें बात करेंगे हम लोग। फिर बजट से हम लोग देखेंगे कि आधारभूत संरचना और किस तरह से मैंने उसे एक दूसरे से रिलेट है। तो जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो इतने बात हम लोगों को ध्यान में क्या दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। तभी तो हम लोग बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ थोड़ा लिख लेते हैं, दो चार पॉइंट पहले, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ क्या हुआ है? लिखिए, निकालिए आप लोग। तृतीय क्षेत्र में लिखिए, हेडिंग दे दीजिए तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र हो गया। लिखिए कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए जरूरी होता है या आवश्यक होता है। जो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक दोनों के लिए आवश्यक होता है। जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए आवश्यक होता है। दोनों के लिए आवश्यक होता है। तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है। तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है। ऊपर से नीचे लिखिएगा, ऊर्ध्वाधर में, इस तरह करके ऊपर से नीचे। जैसे में इसमें कौन कौन से शामिल है, तो लिखिए बैंकिंग, बीमा,
बैंकिंग, बीमा हो गया। इसके बाद परिवहन भंडारण, परिवहन भंडारण, लोक प्रशासन पर्यटन, अच्छा, लोक प्रशासन पर्यटन, होटल और रेस्तरां, होटल और रेस्तरां, खुदरा बाजार, खुदरा बाजार, अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। अनुसंधान और विकास, रक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। अब लिखिए थोड़ा, हेडिंग दीजिए, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र लिखिए कि चतुर्थ क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, चतुर्थ क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जहां अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, 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 जैसे अनुसंधान और विकास, जैसे अनुसंधान और विकास हो गया। अब लिखिए पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल करते हैं, पंचम क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल करते हैं जो अत्यधिक कुशलता के साथ साथ, जो अत्यधिक कुशलता के साथ साथ, या जो कि है जहां लिख दीजिएगा, जहां, जो की जगह पे, जो पीछे जो लिखे हैं आप लोग, जहां कुशलता के साथ साथ निर्णय लेने की संभावना, निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है, जहां निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है, जैसे एग्जाम्पल में लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन में क्या है, निर्णय लेना भी है इसमें, इसमें कुशलता की भी आवश्यकता होती है, ठीक। अब लिखिए नोट करके, नोट, नोट, नोट करके लिखिए, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही भाग है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही भाग है, हो गया।
अब आप लोग पेन रख दीजिए और समझिए। उसके बाद हम फिर पूछेंगे, याद करवाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, देखते हैं। जीडीपी के बारे में बताइए थोड़ा, आप लोग जानते हैं कुछ? जीडीपी फुल फॉर्म क्या होगा इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो ये किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, ठीक, उत्पादित आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक, के बाद फिर जीडीपी जो टॉपिक है वहाँ फिर बताएंगे इसको। तो जितना भी आप सेवा की और वस्तु की जो उत्पादन करते हैं उसकी इसमें शामिल होता है जीडीपी में। ठीक, तो यह कितने क्षेत्रों में शामिल हो सकता है जीडीपी? 3, प्राथमिक क्षेत्र में भी, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, सब अलग अलग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इससे जीडीपी से कौन कौन क्षेत्र जुड़ सकता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक, समझ में आ रहा है? तीनों क्षेत्र कल हम लोग देखे हैं कौन कौन है, क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीडीपी में इनका योगदान कितना कितना है, कितना परसेंट योगदान है, जिससे करंट का मुद्दा रहता है, पूछता है। ठीक, तो इसमें आप लोग एक बॉक्स बनाइएगा, जैसे देखिए अभी समझिए, उसके बाद लिखवाएंगे हम। ये मान लीजिए कि हो गया कोई देश एग्जाम्पल में, तो इस सब क्षेत्र को दिखाएंगे, जैसे कि कितने कितने परसेंट है। ठीक, 18% हो गया, ये 27% हो गया, और ये 55% हो गया। ठीक, तो ये 18% ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया कि कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल होता है? कृषि। ठीक, और भी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है। ठीक, तो ये सब मिलकर इसमें किसका कितना भाग है? 18%। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि 27% किसका है, तो ये द्वितीय क्षेत्र का है। किसका है? ये द्वितीय क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, द्वितीय का है। ये जो 55% है किसका है? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा। ठीक, तो किसका हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कि जीडीपी, जो भारत का जो जीडीपी योगदान है भारत का, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट है? 18%, द्वितीयक में 27, और तृतीयक में 55%। ठीक, अब बताइए देखकर आप लोग कि इसमें सबसे अधिक किसका योगदान है जीडीपी में? तृतीय का, बहुत बढ़िया, कितना? 55%। और सबसे कम किसका है? प्राथमिक। इसके बाद द्वितीयक, उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये कब का है? कब का है? 2024-25 का है। कब का है? 2024-25 का है। ठीक, ये डेटा 2024-25 का है। तो देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है? 18%। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 27%। और तृतीय क्षेत्र का कितना है? 55%। ठीक, इसके बाद बढ़ते क्रम में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी का योगदान जो है भारत में, इन तीनों क्षेत्रों का बढ़ते क्रम में, तो क्या क्या हो जाएगा बताइए? पहले क्या आएगा? पहले प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र। ठीक, उसके बाद तृतीय क्षेत्र, बहुत बढ़िया, तृतीय क्षेत्र।
समझ में आ रहा है? ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे पहले कौन, जो कम है, उसके बाद इससे जो ज़्यादा है, उसके बाद उससे जो ज़्यादा है। ठीक, ये तो बढ़ते क्रम में हो गया। अब मान लीजिए कि घटते क्रम में कह देगा तो तृतीयक, द्वितीयक और पंचम, सॉरी, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि बढ़ते क्रम में नहीं देगा, कह देगा, लिख देगा कि घटते क्रम में बताइए, तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं कि अब थोड़ा आज़ादी के समय, ये तो 2024-25 का हो गया। आज़ादी के समय इसकी अवस्थिति क्या थी? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद माने कि देश में, भारत देश में जीडीपी का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का कितना था, द्वितीय क्षेत्र का कितना था और तृतीय क्षेत्र का कितना था। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे कब, 1951-52 के आसपास। यहाँ इतना पीछे बताने का मकसद ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग इसको देखेंगे तो बना पाने की क्या रहेंगे, स्थिति में रहेंगे। तो 1950, 51-52, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक, तो देखेंगे हम लोग पहले जीडीपी का योगदान, जीडीपी का जीडीपी का योगदान। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में, इसके बाद देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में, तब इसके बाद देखेंगे किस क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? माने आज़ादी के बाद जीडीपी का योगदान कितना था, प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट था, द्वितीय क्षेत्र में कितना था और तृतीय क्षेत्र में कितना था। ठीक, जीडीपी का योगदान ये प्रतिशत के रूप में है। द्वितीयक में कितना था, 15% था। कितना, 15%। इसमें कितना था, 30%। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 45। बचा कितना, 55। ठीक, कितना बचा, 55%। यानी कि तीनों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दो को याद कर लीजिएगा, 2 नंबर। तो द्वितीय क्षेत्र में कितना है, 15, और तृतीयक में, तो ये इ- इसका 15 का कितना गुना है, 2 गुना। यानी कि सेकेंड वाला भी याद रहेगा कि सेकेंड माने कि द्वितीय क्षेत्र में 15 है, तो तृतीय क्षेत्र में इसका 2 गुना है, तो कितना है, 30। और दोनों को जोड़ दीजिएगा और 100 में घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 55। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, 55। यानी कि आज़ादी के बाद जीडीपी का योगदान कितना था परसेंट में, प्राथमिक क्षेत्र में 55, द्वितीय क्षेत्र में 15, तृतीय क्षेत्र में 30। आ रहा है समझ में? तो ये टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल हो गया, कुल हो गया कितना, 100। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कब, 24-25 में। कब देखे थे, 24-25 का ना। 24-25 में कितना था, प्राथमिक में 18%, द्वितीयक में कितना था, 27%, तृतीयक में 55%। हो गया ना। तो अब देखिए, अब यहाँ हम लोग तुलना करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अभी क्या होगा, प्रश्न बन पाएगा। तो आज़ादी के बाद कितना था प्राथमिक क्षेत्र,
55%। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 15%। और तृतीयक क्षेत्र का कितना था? 30%। और टोटल कितना हो गया? 100%। और जीडीपी का योगदान प्रतिशत के रूप में प्राथमिक क्षेत्र में कितना था? 24-25 में 18%, द्वितीय क्षेत्र में 27% और तृतीय क्षेत्र में 55%। तो अब यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे, ये प्राथमिक क्षेत्र में हो गया कितना? 55। अब कितना हो गया है? 18। तो 55 से घटकर कितना हो गया? तो अब पूछेगा प्रश्न में कि आज़ादी के बाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है? घटा है। तो यही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। क्या आता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, मैंने वर्तमान समय में जीडीपी का योगदान क्या हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र में घटा है कि बढ़ा है? घटा है, माने क्रमशः घटा है। माने 55 से कितना हो गया? 18। तो घटा है, प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद अगर ये भी पूछेगा कि वर्तमान से जब आज़ादी के ओर जाएंगे तो जीडीपी का प्राथमिक क्षेत्र का क्या हुआ? बढ़ता जाएगा। और उधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। ठीक। अब आइए द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में उस समय कितना था? 15%। अब कितना है? यानी कि आज़ादी के बाद से लेकर अब वर्तमान में द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या है? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया है। इसके बाद तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है? बढ़ गया है। ठीक। ये कितना है? 30%। ये कितना हो गया है वर्तमान में? तो अभी पूछेगा कि वर्तमान में तृतीय किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में? वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तृतीय क्षेत्र का। कितना है? ठीक। अब समझ में आ गया इतना? अब तो क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक। तो इतना पहले आप लोग लिखिए। लिखिए जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। हेडिंग दीजिए सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर है। केवल ऊपर हेडिंग ये लिखना है, इसके बाद हम बनवाएंगे। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। हो गया। लिखिए इसके बाद ये नीचे बनाना है। लिखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश के, एक वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर, यहाँ पर लिख दिए हैं घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के भीतर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में होने वाले, क्षेत्र में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप का कुल योग, आर्थिक क्रियाकलाप का कुल योग जीडीपी कहलाता है। कुल आर्थिक क्रियाकलाप का कुल योग जीडीपी कहलाता है। जब जीडीपी में हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी जो परिभाषा और जैसे कि मौद्रिक मूल्य जो आता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे विस्तार से उसके बारे में। ठीक। इसको मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम उस समय बताएंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तब बताएंगे हम, जहाँ आवश्यकता है जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना इसके बारे में। ये भी बताएंगे कि घरेलू सीमा क्या है, घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल है। जैसे कि कोई भारत का दूतावास है विदेश में, तो क्या वो भारत के घरेलू सीमा में आएगा? नहीं आएगा। घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा आप लोग पढ़े हैं। ये दूतावास होता है ना, घरेलू सीमा में भी आता है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका का कोई दूतावास है भारत में,
तो वो किस क्षेत्र में गया, किसके क्षेत्र में? वो अमेरिका के घरेलू सीमा में आएगा। घरेलू सीमा की परिभाषा हम उस समय बताएंगे। और इसमें क्या क्या माने कि उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, निर्यात इसमें शामिल है, आयात शामिल है, क्या शामिल है, सब उसमें घरेलू सीमा में हम लोग बात करेंगे। ठीक। इसके बाद इसको पहले रुक जाइए 1 मिनट। जैसे कि इसको बना लीजिए, इसको सही ने बनाइएगा। ठीक। ये जो पहले बनाइए, इसी को बनाइए। ठीक है, कहीं बनाइए ना वो वाला, समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा तो इस तरह, लेकिन बॉक्स में बना लीजिएगा आप लोग। ठीक। इसको ना लिखिए। हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। हो गया। अब तो क्वेश्चन आएगा तो इस पर बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ये समझाए हैं, तो आप लोग लिखिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। लिखिए। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान, आज़ादी के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है, घटा है कि बढ़ा है? घटा है, बहुत बढ़िया, घटा है। जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान, जबकि सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुआ है। जबकि सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। हो गया। जबकि सेवा क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हो गया। आगे बढ़ें। यहाँ हम लोग क्या क्या देख लिए, पहले चलते हैं। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर देख लिए, कंप्लीट। इसके बाद महत्वपूर्ण कथन देख लिए, हो गया। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लिए, ये भी हो गया। अब क्या है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, अब क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी। जहाँ समझ में ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक। ऐसे तो समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक। क्या है कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी? कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। क्या? छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड।
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? है मीनिंग याद है आप लोगों को? बोलिए तो। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी को क्या कहते हैं? अदृश्य, माने कुछ छिपा है उसको क्या बोल सकते हैं? अदृश्य। या इसी को क्या कहेंगे? या इसी को अदृश्य, अदृश्य कहेंगे, अदृश्य बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो हेडिंग आप लोग दे लिए। अब देखिए, सबसे यही पूछता है कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हेडिंग ही है क्या? कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि या इसको ग्रामीण क्षेत्र भी कहेगा, माने कि ये कहाँ है ज़्यादा पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। लिखने का मौका मिलेगा हम लिखवाएंगे। ठीक, समझिए आप लोग पहले। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसको ये किस क्षेत्र में होता है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो समझने वाली बात ये है कि क्या ये केवल कृषि क्षेत्र में ही है? मान लीजिए कि आ जाएगा पुट में, कथन में, कि यह केवल कृषि क्षेत्र में है, यह कृषि क्षेत्र और उद्योग दोनों में है, यह केवल उद्योग में है। तो अगर दोनों को आएगा ना तो दोनों को रिलेवेंट करेंगे, माने कृषि में भी है उद्योग में है, लेकिन अधिक किस में है? कृषि क्षेत्र में है। ठीक, तो अगर एक पर्टिकुलर आएगा क्वेश्चन में कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि में। ठीक, अब देखेंगे कि आखिर में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है। ठीक, इसके बारे में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिस माने जहाँ सीमांत उत्पादकता क्या हो? शून्य हो। सीमांत उत्पादकता शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। सीमांत उत्पादकता क्या हो? सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता क्या हो? शून्य हो। अब देखेंगे कि ये सीमांत उत्पादकता शून्य क्या है। सीमांत को अतिरिक्त भी कहते हैं, अतिरिक्त उत्पादकता। सीमांत कहिए ये इसी को क्या बोल सकते हैं? अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त उत्पादकता शून्य होता है। ठीक तो देखें सॉरी, देखेंगे कि ये क्या है? सीमांत उत्पादकता। ठीक, सीमांत उत्पादकता के बारे में देखेंगे। मान लीजिए कि श्रमिक हो गए, यहाँ पे क्या हो गए? श्रमिक। मान लीजिए कि 5 श्रमिक है। क्या है? 5 श्रमिक है। ठीक, इसके बाद जोत है, जोत, कृषि जोत। कृषि जोत क्या आकार हो गया? इसके बाद यहाँ उत्पादन हो गया, उत्पादकता या उत्पादन। मान लीजिए कि श्रमिक कितने हैं? 5 है। कृषि जोत कितना है? 1 हेक्टेयर ले लीजिए, 1 हेक्टेयर। ठीक, इसके बाद ये उत्पादन कितने कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कर रहे हैं 10 क्विंटल। कितना? 10 क्विंटल। ठीक, मान लीजिए कि 5 श्रमिक है, कृषि में लगे हुए हैं। कितना है कृषि भूमि? 1 हेक्टेयर है। और कितना उत्पादन कर रहे हैं? 10 क्विंटल। इसी के स्थान पर मान लीजिए कि आगे कितना हो गए? 12 श्रमिक। ये जोत कितना है? 1 हेक्टेयर ही है। कितना? 1 हेक्टेयर। और उत्पादन कितना हो रहा है? सेम हो रहा है। कितना? 10
क्विंटल। ठीक, तो इसमें जब 5 श्रमिक मिलकर 1 हेक्टेयर भूमि पर 10 क्विंटल उत्पादन करते हैं, और वहीं जब इसके 5 की जगह पर कितना दे रहे हैं, 12, तो फिर भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, तो कितने श्रमिक बढ़ गए हैं, 7। ठीक, तो ये 7 श्रमिक बढ़ गए, तो ये अतिरिक्त हुए कि नहीं हुए, अतिरिक्त हुए। तो ये जो अतिरिक्त हो गया या सीमांत अतिरिक्त। ठीक, तो इनके आने से उत्पादन में कोई फर्क पड़ा है, या ये ये जब आए 7 मजदूर श्रमिक आए, अधिक हुए, तो क्या उत्पादन बढ़ा कि 10 क्विंटल रहा है, तो तो उत्पादकता या उत्पादन कितना हुआ, माने जीरो ना बढ़ा, बढ़ा कितना, कुछ नहीं बढ़ा, माने कि यानी कि 10 में से 10 गया, कितना हो गया, शून्य, शून्य हो गया। तो यही क्या है, ये उत्पादकता कितनी हो गया, शून्य हो गया। अतिरिक्त श्रमिक के आने के बाद भी उत्पादन उतना ही हुआ, इसलिए ये क्या है, सीमांत उत्पादकता इसका शून्य हो गया। यही क्या है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये क्या है, ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कृषि पर इसका जो बोझ है, जो दबाव है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया इतना। देखिए आप लोग बता देते हैं। हेडिंग दे लिए थे आप लोग, ये सब हो गया, ये तो नहीं हुआ है वो ना। अच्छा, पहले इसको उतार लीजिए, फिर लिखवा देते हैं। दिखाई दे रहा है, इधर से कोई दिक्कत नहीं ना खड़ा होने पर। ये पहले उतारिएगा यहाँ से, इस एग्जाम्पल को बाद में उतारिएगा। तो पहले लिखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य, या इसी को अतिरिक्त बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना है, हम लिखवाएंगे बाद में। ये हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, लिखिए। इसे कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो इसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, इसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, इसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। यहाँ अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, यहाँ अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यहाँ अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। हो गया, ये कहाँ पूछा है क्वेश्चन, ISPT 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ये ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एग्जाम में आता है, बार बार आता है। ठीक, तो आप लोग ये पढ़ लिए, तो क्वेश्चन बना लिए कि नहीं बना लिए, बन जाएगा, सेम यही है। ये किस में पूछा है, ISPT 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, PYQ। ठीक, अब आगे लिखिए, अब एग्जाम्पल को लिख लीजिए इसको, श्रमिक जोत उत्पादकता। कृषि श्रमिक इसको कर दीजिएगा, यानी कृषि, कृषि में नहीं है, कृषि श्रमिक जोत बाद उत्पादकता, कृषि उत्पादकता।
आप लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं? समझ में आ जाता है? हिंदी ट्रांसलेट आप लोग कर लेते हैं? वाह, दिक्कत नहीं ना होता है? बहुत बढ़िया। इतना जल्दी आप लोग कैसे कर लेते हैं? शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया। अब लिखिए, में उपर्युक्त उदाहरण में अतिरिक्त 7 श्रमिक कितने हैं? अतिरिक्त कितने हैं? 7। अतिरिक्त 7 श्रमिक, अतिरिक्त 7 श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है। यदि इन अतिरिक्त श्रमिक को यदि इन अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा भी दिया जाए, कार्य से कृषि कार्य से हटा भी दिया जाए, तो भी कृषि उत्पादकता अप्रभावित रहेगी। तो भी कृषि उत्पादकता अप्रभावित रहेगी। हो गया। अगले पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट। भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। हो गया। जो लगभग 9% है। कितना? 9% लगभग में, यानी कि थोड़ा बहुत का अंतर भी हो सकता है। लगभग में लगभग 9% है। ठीक। जबकि संपूर्ण भारत में जबकि संपूर्ण भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक लिख लेंगे, आप लोग लिख दें, हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न कैसे पूछता है। पूछेगा कि भारत में कृषि में कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यही क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत में कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, पूछा हुआ है। ठीक। तो कृषि में कहेगा तो क्या हो जाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और संपूर्ण पूरे भारत में कहेगा तो कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक। अब लिखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, समझिए पहले कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका कारण क्या है, माने यानी कि कारण संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, ये कैसे आती है? ठीक। तो इसका मुख्य कारण जिसकी आधारभूत संरचना का अभाव होगा ना, आधारभूत संरचना का अभाव। क्या होगा? आधारभूत संरचना का अभाव। क्या हो जाएगा? आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना के तहत कौन कौन से आ सकता है? जैसे कल हुआ है
भवन हो गया, और रोड और रेलवेज। तो समझ लीजिए कि ये सब अभाव रहेगा, इसका सही नहीं रहेगा तो कौन सी बेरोजगारी होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि संपूर्ण भारत में है ये, ठीक। इसके बाद कौशल विकास की कमी। क्या? कौशल विकास की कमी। कौशल विकास की कमी, ये बताएंगे कि कौशल विकास है क्या, आगे टॉपिक में पढ़ना है, ठीक। कौशल विकास में कमी। इसके बाद उद्योगों में कमी। क्या? उद्योगों में कमी। उद्योगों में कमी। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण कितने हैं? 3 महत्वपूर्ण है, ठीक। आधारभूत संरचना अभाव होगा, माने कमजोर रहेगा, जर्जर अवस्था में रहेगा, तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद कौशल विकास में कमी होगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी। उद्योगों में कमी होगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक। तो, तो आप लोगों को ये सोचना है अभी से, ये तो समझ में आ गया था आधारभूत संरचना। कौशल विकास, जो एक कुशलता का जो प्रमाण पत्र होता है, ये जो नहीं आता है कि एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आप लोग पढ़े उसके बारे में? अच्छा, सुने हैं, पढ़े नहीं है, ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक। इसमें बता देते हैं, जैसे कि कुछ नीति आयोग की जो रिपोर्ट भी है, तो उसमें आया है कि कौन सबसे ज़्यादा कुशल श्रमिक है, सबसे ज़्यादा किस में है, भारत में कितने हैं, ये आगे आने वाला है, जस्ट इसके बाद ही आएगा। भारत में कितना है, दक्षिण कोरिया में कितना है, चाइना में कितना परसेंट है, अमेरिका में कितना परसेंट है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद उद्योगों में कमी, यानी कि शुरुआती दौर में जब आप लोग देखिएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि आयात प्रतिस्थापन होता है छात्र जो, या जो जब हम लोग WTO को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या था कि एक प्रशुल्क बाधा आएगा, ठीक, आयात शुल्क बाधा। तो उस समय सरकार क्या करती थी कि अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो वस्तुएं दूसरे देशों से आयात होता था, तो उसको बचाने के लिए, माने कि अपने घरेलू देशों के उद्योगों को बचाने के लिए या संरक्षण देने के लिए सरकार क्या करती थी, उस पर टैक्स बढ़ा देती थी, ठीक। जैसे मान लीजिए कि पेन है, ठीक, ये पेन अगर भारत में देखते हैं, तो भारत में पेन बन रहा है तो कितना लग रहा है इसका कॉस्ट? 10 रुपया, यानी कि 10 रुपये में पेन मिल जा रहा है भारत में, ठीक। लेकिन वही अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अमेरिका क्या कर रहा है कि उसको 8 रुपये में बेच रहा है। वो तो डॉलर में रहेगा, सपोज दैट मानते हैं, जैसे कि रुपया और ये जो डॉलर हम लोग पढ़ेंगे, रुपये किस तरह से संबंधित है, हार्ड करेंसी क्या है, तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को। तो मान लीजिए कि पेन है, भारत में कितना मिल रही है? 10 रुपये में, और अमेरिका इसे भारत में कितने में बेच रहा है? 8 रुपये में। तो बताइए कि पेन किसका बिकेगा भारत में? भारत का बिकेगा कि अमेरिका का बिकेगा? अमेरिका का बिकेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि वह सस्ता है, वो क्या है, सस्ता है। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, किसको खरीदेंगे? अमेरिका के सामान को खरीदेंगे। तो इसीलिए क्या था, मान लीजिए कि पेन वाला कोई उद्योग है भारत में, तो भारत क्या करेगा, अब इसको बचाएगा ना, तो अब क्या करेगा कि इसको महंगा करेगा, ठीक। तो महंगा करेगा तो मान लीजिए कि टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक। मान लीजिए कि 3 रुपये या 4 रुपया, तो ये महंगा होकर कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। ये यानी कि भारत में अब पेन कितना में मिलेगा? 10, और टैक्स लगाए तो अमेरिका कितना में? 11 में। तो अब यहाँ लोग किसको खरीदेंगे? इंडिया वाले को। तो वही था, जब आगे हम पढ़ाएंगे प्रशुल्क बाधा क्या होता है, गैर प्रशुल्क बाधा क्या है, ट्रेड बैरियर, जब WTO पढ़ेंगे तब, फूड सिक्योरिटी में ही है, ठीक। तो ये हो गया, समझ में आ गया एग्जाम्पल से। तो संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है? 3 है, आधारभूत संरचना का अभाव, कौशल विकास की कमी, और उद्योगों में कमी। लिखिए आप लोग, समझ में आ गया ना। देखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी वह होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी वह होता है जो मुख्य रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न होता है, जो मुख्य रूप से निम्न कारणों से होता है, निम्न कारणों से होता है।
ये उतार लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 पॉइंट दे करके। ये एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक। समझ में आएगा, याद रहेगा लंबे समय तक। आदित्य कुमार लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स, कमेंट में बताइए तो आप लोग। हो गया, आगे बढ़ें। अब लिखिए कि कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण। 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 लिखते जाइएगा, आप लोग लिख रहे हैं क्या क्या कारण है। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या। जैसे कि हम लोग देखें कि जब जैसे कि 5 श्रमिक जो काम कर रहे थे, और वहीं 12 श्रमिक हो गए, तो एक्स्ट्रा जो 7 श्रमिक आए, तो क्या हुआ, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं? हुई नहीं, तो यही था ना प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो क्या हुआ कि बढ़ती जनसंख्या, मान लीजिए कि जनसंख्या का जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, वे लोग कृषि की ओर भागेंगे। तो कृषि में क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो समझ में आ गया पहला कारण कि कृषि में तो बढ़ती जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या। 2 नंबर लिखिएगा, 2 नंबर, कृषि जोत के आकार में कमी। 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 कृषि जोत के आकार में कमी, ठीक। इसकी चर्चा करेंगे कि ये उपखंडन क्या होता है, अपखंडन क्या होता है, ठीक। तो कृषि जोत के आकार में कमी। इसके बाद कृषकों में कौशल विकास की कमी, जो पीछे हम संरचनात्मक में देखे हैं, कौशल विकास की कमी। क्या हो गया, कौशल विकास की, कौशल विकास की कमी, या कौशल विकास में कमी, जो भी, कौशल विकास में कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की कमी, ठीक। हो गया 4 पॉइंट, समझ में आ गया कि
कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? एक हो गया बढ़ती जनसंख्या, दूसरा कृषि जोत के आकार में कमी, तीसरा कौशल विकास में कमी, इसके बाद चौथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की कमी। मान लीजिए कि उद्योग जो श्रमिक बढ़ रहे हैं, जो जब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जब उद्योग में नहीं मिलेगा, नौकरी भी तो लिमिट है, सीमित है, सबको नहीं दिया जा सकता है, ठीक। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कृषि में जाएंगे, या तो सेवा क्षेत्र में जाएंगे, या तो कहाँ जाएंगे? कृषि में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या तो तृतीय क्षेत्र। तो ये मेंस में पूछा हुआ है कि बताएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्षेत्र रोजगार प्रदान करने में या रोजगार प्रदाता के रूप में है, और क्या सरकार किस क्षेत्र को टारगेट कर रही है। जिस क्षेत्र में सरकार को टारगेट करना चाहिए, तो क्या सरकार उसी क्षेत्र में है कि नहीं, उसी क्षेत्र में काम कर रही है कि नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, या द्वितीयक में, या तृतीयक में, ठीक। तो ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। ये समझ में आ गया? हो गया? लिख लिया आप लोग? अब लिखिए, हेडिंग डालिए, कृषि जोत का आकार। कृषि जोत का आकार। कृषि जोत का आकार। कृषि जोत का आकार। भारत में लिखिएगा, भारत में वर्तमान में, भारत में वर्तमान में भारत में वर्तमान में लगभग 159 मिलियन हेक्टेयर, 159 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर 159 मिलियन हेक्टेयर हो गया। कृषि भूमि, कृषि भूमि तथा अमेरिका के बाद, कृषि भूमि तथा अमेरिका के बाद भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि है। हो गया? रमेश कुमार लिख रहे हैं कि यस सर, यानी कि समझ में आ रहा है। नाइस क्लास सर। ठीक है, इसी तरह आप लोग जुड़ कर पढ़िए। और ये बताइए आप लोग कि जो हम पहले दिन बताए थे कि हम जैसे कि जो 5 स्तंभ में पढ़ाने वाले हैं, यानी कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा? एसिमुलेट कीजिएगा, आत्मसात कीजिएगा, उसके बाद फील कीजिएगा, इकोनॉमी को क्या कीजिएगा? फील कीजिएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग माने समझ, उसके बाद राइट, इसके बाद डिबेट। तो आप लोग 1 से 2 क्लास में क्या आप लोग माने कि उस दिशा में आप लोग जा रहे हैं कि नहीं? क्या उस दिशा की ओर आप लोग अग्रसर हैं कि नहीं, या कुछ और है? या उस समय जो हम बताए थे उसकी वास्तविकता कुछ और थी, या अब की कुछ और है? अलग तो नहीं ना है? उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अगर यानी जो लोग जानकार हैं इकोनॉमिक्स के, तो इतने जो टॉपिक हुआ है, तो क्या आप लोग डिबेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उन लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं? ठीक। अभी तो धीरे धीरे अभी और आएगा, बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। किसान, काश्तकार और खुद काश्त में अंतर। किसान, खुद काश्त और काश्तकार। माने किसान कौन लोग होते हैं, खुद काश्त कौन होते हैं, और खुद काश्त और काश्तकार। तो किसान वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है। क्या होती है?
स्वयं की कृषि भूमि होती है तथा वे अधिकांशतः उस पर स्वयं की खेती नहीं करते हैं। ठीक, जैसे आगे देखते हैं, ये तो हो गया। देखते हैं कि किसान, किसान हो गए, और काश्तकार हो गए, उसके बाद खुद काश्त हो गए, खुद काश्त। किसान वे होते हैं जिनके पास स्वयं की क्या होती है, कृषि भूमि होती है, स्वयं की कृषि भूमि। लेकिन वे उस पर अधिकांश कृषक क्या करते हैं, खेती नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद काश्तकार क्या होते हैं, जो लोग पट्टे पर लेकर जो लोग काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, काश्तकार। ठीक, इसके बाद खुद काश्त क्या होते हैं, खुद काश्त वे होते हैं जिनके पास कृषि भूमि भी होती है तथा वे और उनका परिवार इस पर क्या करता है, कृषि भूमि में क्या रहता है, संलग्न रहता है, यानी कि कृषि में क्या करता है, काम करता है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है तथा वे उनका परिवार कृषि कार्य में संलग्न भी होते हैं। ठीक, तो खुद काश्त में क्या हो जाएगा कि कृषक माने जिनके पास भूमि है, क्या है, भूमि है, तथा वह और उनके परिवार क्या है, उसमें संलग्न है। समझ में आ रहा है। तो किसान कौन होते हैं, काश्तकार कौन होते हैं, और खुद काश्त कौन होते हैं। ठीक, तो ये काश्तकारी अधिनियम हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, आगे है टॉपिक में चैप्टर वाइज, तो वहाँ हम बात करेंगे। इसमें एक्ट पढ़ना है, अधिनियम। ठीक, तो वहाँ चर्चा करेंगे विस्तृत। किसान जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है लेकिन वे और उनका परिवार क्या करते हैं, कृषि नहीं करते हैं। ठीक, बहुत कम मात्रा में, कुछ लोग करते भी हैं। तो काश्तकार पट्टे पर, पट्टे पर मतलब लीज पर, लीज पर लेकर के क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। इसके बाद खुद काश्त कौन है, होते हैं जिनके पास कृषि भूमि होती है तथा वे और उनका परिवार क्या करते हैं, इस पर कृषि काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। तो ये तीनों समझ में आ गया है कि किसान कौन होते हैं, काश्तकार कौन होते हैं, और खुद काश्त कौन होते हैं। ये तीनों टर्म समझ में आ गया। अब देखिए, अब किसानों का वर्गीकरण, यानी कि भारत में कितने तरह के किसान हैं, भारत में कितने तरह के किसान हैं। तो भारत में किसानों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा, भारत में किसानों का वर्गीकरण, भारत में किसानों का, भारत में किसानों का वर्गीकरण। क्या हो गया, भारत में किसानों का वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सीमांत किसान कौन होते हैं। ठीक, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता है सीमांत किसान कौन होते हैं, लघु किसान कौन होते हैं, लघु मध्यम, मध्यम किसान कौन होते हैं, इसके बाद बड़े किसान कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चार तरह के है किसान, कितने, चार तरह के। कौन कौन, सीमांत, सीमांत किसान, के बाद लघु, इसके बाद मध्यम, इसके बाद बड़े किसान। कौन, दिखाई नहीं देगा ना वो, क्या देगा, सीमांत किसान हो गए, लघु किसान हो गए, मध्यम किसान हो गए, के बाद
बड़े आकार के, बड़े किसान। कौन? बड़े किसान। समझ में आ रहा है? सीमांत किसान कौन होते हैं? लघु किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। तो इस मध्यम किसान को भी बांटा गया है अर्ध अर्ध मध्यम में, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उनको क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम। इधर माइनस लिखेंगे तो पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यानी कि हम लोग 1 हेक्टेयर से कम बात कर रहे हैं। यानी कि जिन किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको क्या कहेंगे? सीमांत किसान कहेंगे। 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी तो उसको क्या कहेंगे? सीमांत किसान कहेंगे, ठीक। इसके बाद लघु किसान किसको कहेंगे? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, 1 हेक्टेयर से प्लस लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा। इसके बाद 2 हेक्टेयर से कम, तो 2H- लिखेंगे। यानी कि जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है या 2 हेक्टेयर से कम, ठीक, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? लघु किसान। किस श्रेणी में? लघु किसान के श्रेणी में रखेंगे, ठीक। इसके बाद मध्यम में देखेंगे, पहले अर्ध मध्यम। क्या? अर्ध मध्यम किसान, सेमी मीडियम फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर। तो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से कम। कितना? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से क्या? कम। 4 हेक्टेयर से कम, तो किस श्रेणी में आएंगे? मध्यम में। अब बड़े किसान जो होंगे उसको, ये अर्ध मध्यम हो गया। अब मध्यम में, इसमें भी देखिए, मध्यम को हम करते हैं इधर। पहले हो गया क्या? सीमांत, ठीक। तो सीमांत किसान में कितना? 1 हेक्टेयर से कम, यही था ना। इसके बाद लघु किसान, लघु किसान के पास कितनी भूमि? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से क्या? कम। इसके बाद मध्यम को, मध्यम में दो हो जाएगा, एक अर्ध मध्यम हो जाएगा। मध्यम में सबसे पहले क्या देखेंगे? अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम। तो इसमें कितना है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से क्या? कम हो, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? अर्ध मध्यम। इसके बाद मध्यम आएगा तो उसमें 4 हेक्टेयर से ज़्यादा, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम, तो किस श्रेणी में आएंगे? मध्यम किसान, ठीक। मध्यम किसान हम लिखवाएंगे, मध्यम किसान। इसके बाद 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके पास कृषि भूमि हो तो किस श्रेणी में आएंगे? बड़े किसान, बड़े किसान। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो भूमि उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? हो गया। भारत में किसानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। किस आधार पे? तो स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? सीमांत, लघु, मध्यम में भी अर्ध मध्यम, मध्यम, इसके बाद बड़े किसान। 4 हो गए। तो बड़े किसान के पास कितनी भूमि चाहिए? बड़े, हाँ, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक। इसके बाद सीमांत में 1 हेक्टेयर से कम। जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको लघु। अर्ध मध्यम में यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से कम। समझ में आ रहा है? इसके बाद बड़े किसान हो गए। कितना? 10 है, यानी कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जितना हो जाए। समझ में आ गया? याद भी हो गया? इसको लिख लीजिए, लिखवा रहे हैं।
हेडिंग दीजिए किसान। फार्मर, किसान। क्या जाना है क्या? रख लिए थे आप लोग? टाइम हो गया? तो लिखिए, लिखिए किसान। जल्दी, बहुत समय तेजी से निकल गया, पता भी नहीं चला। समय ज़्यादा क्लास होगा तो कोई दिक्कत होगा? जाना है कहीं? घर जाना होता है? तो बताइए कि घर, यहाँ हम माने कि इतना बता रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा आप लोग जानिएगा तो दिक्कत होगा, परेशानी होगी। खाना तो हम भी खाकर नहीं आए हैं, तो नाश्ता तो हम भी नहीं किए हैं। पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। ठीक है, नाश्ता करके आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को 2-3 क्लास है। कितना क्लास रहती है? 3 क्लास लगातार? ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। किसान वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है। किसान वे होते हैं जिनके पास, किसान वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है, किंतु वे अधिकांशतः उस पर, किंतु वे अधिकांशतः उस पर स्वयं खेती नहीं करते। स्वयं खेती नहीं करते। काश्तकार में लिखिएगा। काश्तकार वे होते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है। काश्तकार वे होते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है, वे भूस्वामी से पट्टे पर, वे भूस्वामी से पट्टे पर कृषि करते हैं। पट्टे पर लेकर कृषि करते हैं। पट्टे पर लेकर कृषि करते हैं तथा दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं। तथा दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं। तथा दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं। हो गया? खुद काश्त। खुद काश्त लिखिए आप लोग। खुद काश्त वे होते हैं, खुद काश्त वे होते हैं जिनके पास स्वयं की, जिनके पास स्वयं की भूमि होती है, कृषि भूमि होती है, जिसके जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है तथा वह और उसका परिवार, तथा वह और उसका परिवार कृषि कार्य में संलग्न भी होता है। कृषि कार्य में संलग्न भी होता है। कमेंट में बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? अब लिखिए भारत में किसानों का वर्गीकरण। हेडिंग दीजिए भारत में किसानों का वर्गीकरण। भारत में किसानों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर किसानों को 4 भागों में बांटा गया है। भारत में भूस्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? भूस्वामित्व। भूस्वामित्व के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में। फर्स्ट में लिखिएगा सीमांत।
सीमांत, इसमें लिखिएगा 1 हेक्टेयर से क्या कम ना। इसके बाद क्या था, लघु किसान। लघु किसान के पास कितना भूमि, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम। इसके बाद मध्यम में था, अर्ध मध्यम पहले, अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, 4 हेक्टेयर से कम। इसके बाद बड़े किसान, मध्यम किसान ना, मध्यम किसान, मध्यम में हो जाएंगे कितना, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम। इसके बाद आ जाइए बड़े किसान। बड़े किसान, तो बड़े किसान में जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि हो, तो किस श्रेणी में रखेंगे, बड़े किसान। ये समझ में आ जाएगा इस तरह, तो इसको इसी तरह उतार लीजिए आप लोग। तब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, है, हो जाएगा। कमेंट रुका है क्या, कमेंट नहीं आ रहा है। हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, समझ में आया सब, क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या क्या पढ़े हैं। तृतीय क्षेत्र, उसके बाद कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, समझ में आ गया कि कृषि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसके बाद इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इस ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। यानी कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है, यानी कि जो अतिरिक्त श्रमिक लगाए जाते हैं कृषि कार्य में और उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो उसी को क्या कहते हैं कि उत्पादन क्या हुआ, शून्य हुआ, जीरो हुआ, माने वृद्धि नहीं है उसमें, जीरो। तो वही क्या है, सीमांत उत्पादकता क्या हो गया, शून्य हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आज जबकि संपूर्ण भारत में कहेगा तो संपूर्ण भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत बढ़िया। इसके बाद बताइए कि आप लोग संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, क्यों संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, बहुत बढ़िया। आधारभूत ढांचे में, आधारभूत संरचना में कमी या कमजोर होना। इसके बाद उद्योगों की कमी, कौशल विकास में कमी, ये सब रहेगा तो क्या होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भारत जो शुरुआती दौर में था, जब आज़ादी मिली थी, तो भारत में उद्योग कितने थे, नहीं थे, क्या थे, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ। तो ये भारत पर असर पड़ेगा ना, जब हम लोग उद्योग में बात करेंगे तो फिर हम यहाँ से जोड़ के ले चलेंगे वहाँ पे, ठीक, कनेक्ट करेंगे, ताकि आंसर राइटिंग के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सके। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी के मुख्य कारण। हाँ, बढ़ती जनसंख्या। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कृषि जोत के आकार में क्या होगी, कमी होगी। जब कृषि जोत के आकार में कमी होगी तो क्या होगी, उत्पादकता में कमी होगी। तो किसानों के कौशल विकास में क्या होगी, कमी। उसके बाद उद्योगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में क्या है, कमी है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आप लोग समझ पाने की स्थिति में है कि नहीं है, सभी याद भी है। ठीक, इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग कि कृषि कृषि जोत का आकार भारत में कितना है, अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, 159 मिलियन। ठीक, इसके बाद हम लोग देखे थे किसान, किसान देखे थे। उसके बाद
किसानों का वर्गीकरण देखे थे, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू।